जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। देखिए, सबसे लंबी सीरीज है और बता दें लंबी सीरीज नहीं है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मान के चलिए अगर 30 में 30 लाना है आपको सीडीपी में, तो ये पवित्र गंगा जी का धारा जो एपिसोड है, ये प्लेलिस्ट है, इसको देखना चाहिए। इससे आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। अगर ये कवर कर लिए तो आपने 30 में लगभग 29 या 30 ला सकते हैं। हम गारंटी के साथ कहते हैं अगर सही से समझ लेते हैं तो ये 10 जनवरी 2022 का है। सीटेट दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, 10 जनवरी 2022 वाला शिफ्ट का, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए कि रामबाण प्रीवियस पेपर होती है, इसको आपको एक तरह से पैटर्न बताती है, जो कैसे पूछा जाता है ये समझाता है, इसलिए प्रीवियस पेपर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ये सीटेट पेपर 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये मेन पेपर सीडीपी है। मेन पेपर आपको देखने को मिलता ही है ईवीएस मैथ और सीडीपी, इसमें बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश। तो हम बाइलिंगुअल कराने वाले हैं और हिंदी हम लेके चलेंगे और साथ में इसको कवर करने के लिए इंग्लिश का भी यूज करेंगे। तो आप दोनों भी स्टूडेंट हो तो आप इसमें कवर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को फास्ट देखना चाहते हैं तो उसका स्पीड आप बढ़ा लेंगे। अगर स्लो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे जिस तरह से वीडियो चला उस तरह से देखेंगे। तो आप हमारे प्रथम बार इस चैनल पर आए हैं तो जुड़ जाइए और इस जो एपिसोड माने प्ले लिस्ट है इसको आप देखना नहीं भूलेंगे। जी हाँ, पवित्र गंगा जी का धारा प्ले लिस्ट में इसका ऐड होंगे। पूरे प्रीवियस पेपर ऐड किया जाएगा, धीरे धीरे सभी कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए एक एक चीज़ को हम समझेंगे और बढ़ते चलेंगे। एक चीज़ स्पष्ट कर दे, देख सकते हैं कि बाइलिंगुअल है, ऊपर हिंदी है और नीचे आपको ऊपर इंग्लिश है और नीचे हिंदी है, इसको देखने को मिल रहा है। दोनों का हम हाईलाइट कर दिए हैं कि बाद में आप वीडियो को फास्ट करके देखें तो आप अपने आप ऑटोमेटिक उसका उत्तर देख सकें। फिर भी आप एनालिसिस करते चलिएगा तो आपको, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको समझना है। एक चीज़ स्पष्ट कर दे, जिस प्रश्न में आपको डाउट रह जाए तो आपको देख सकते हैं कि राइट के सबसे ऊपर एक लिख रहा है, तो वो एक पेज है। आप एक प्रश्न समझ लीजिएगा, उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर में उसका आंसर क्या है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या जानना महत्वपूर्ण है। आप पढ़ाना चाहते हैं, एक बच्चे के लिए क्या जानना जरूरी है। तो बच्चे पहले से क्या जानते हैं, उसका प्री नॉलेज के जानना बहुत जरूरी है। सामान्य भ्रांतियाँ होती है, बच्चे क्या लिखता है, 12 की 21 लिख देता है, कुछ ऐसे भ्रांतियाँ होंगे जो बच्चे में होते हैं, उसको हम सामान्य भ्रांतियाँ को जानेंगे। विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षा, जी हाँ, विषय कैसे सीख सकता है उसको पूर्व अपेक्षा देखा जाना चाहिए कि बच्चों कैसे सीख सकता है, इसमें हम ध्यान देंगे। विद्यार्थियों की पसंदीदा, क्योंकि हमको बच्चों को पढ़ाना है तो उसका कैसे वो पसंदीदा है तो आप देखेंगे, उसको अनुसार हमको चलना है। तो इससे देख सकते हैं कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, एक बच्चों को सीखने का लर्निंग स्टाइल क्या है। तो इस चीज़ों को हमको ध्यान देना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है और चारों के चारों पॉजिटिव है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर आप 1 2 3 4 चारों का चारों है, तो इसलिए 4 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप बाइलिंगुअल देखते चलेंगे। चलिए ये देखेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिए। इस प्रश्न में आखिर में कह क्या रहा है कि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। देखिए, जब भी संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव हो गया तो ये बाल केंद्रित हो जाएगा। जैसा ही बाल केंद्रित है, पूछताछ आधारित शिक्षा होगी। बाकी व्याख्या की बात जानते ही नेगेटिव है, रटकर याद करना नेगेटिव है और प्रतिपादक शिक्षण इसके जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा फास्टली चलेंगे जिससे कि आपको थोड़े समय आपको कवर हो जाए। देखिए कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वो विद्यार्थियों के बीच किस तरह कौशल का विकसित करना चाहते है ना, उसका चिंतन की प्रक्रिया है, उसको सोचने के लिए कह रही है। तो जो एक शिक्षिका है किस तरह कौशल विकसित करना चाहता है, देखिए तो वो अधिसंज्ञानात्मक, जी हाँ, अधिसंज्ञानात्मक देख सकते हैं। इसका मेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी है, उसको सोचने की समझने की क्षमता जो देती है वो मेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अधिसंज्ञानात्मक है, बाकी सब बाकी गलत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बढ़ते चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि अक्षरों की, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है, नई सिलेबस में लाई गई है। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। ये खंडीकरण कहलाती है, चंकिंग कहलाती है। चंकिंग क्या होता है, जैसे कि मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का है तो हम क्या कहते हैं कि 62 84, इसी तरह से हम क्या करते हैं, तोड़ के हम करते हैं। तो इसको क्या कहें, लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में सम्मिलित करके याद करने की रणनीति हमें खंडीकरण या चंकिंग कहलाती है। देख सकते हैं चंकिंग है, तो इस तरह से राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि इसमें कह रहा है कि नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों को सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना। ये सभी जो बात आती है ये आती है समस्या समाधान। जी हाँ, समस्या समाधान देख सकते हैं प्रॉब्लम सोल्विंग में आता है, तो इसलिए राइट आंसर 3rd हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको अभिकथन और कारण पे दिया हुआ है, तो अभिकथन कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर
मान के चलिए ईवीएस, मैथ, और इसमें तीनों में 2-2 प्रश्न पूछा, तो लगभग 6 प्रश्न कवर कर लिया जाता है अब। तो शिक्षकों को किसी संप्रदाय के संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांति वैकल्पिक अवधारणा को देखिए उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो उसका भ्रांतियाँ हो, वैकल्पिक अवधारणाएँ हैं, तो उसको हमको लेके चलना है, उसकी अपेक्षा रखिए, क्योंकि बच्चों का शुरुआत है, तो वो कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ उसमें आएगी ही, उसका अवधारणा में कुछ गलत हो सकता है, तो उसको हमको उपेक्षा नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। तो इस तरह से ये क्या है कि ये गलत है, ये क्या है, गलत है। भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंता। देखिए भ्रांतियाँ अगर बच्चों में नहीं हो जाएगा, अगर थोड़ी थोड़ी कुछ मिस्टेक नहीं होगी, तो बच्चा सीखेंगे कैसे। तो ये अत्यंत गलत नहीं हो सकता। जी हाँ, अत्यंत गलत नहीं हो सकता, तर्कहीन नहीं हो सकता है। जब तक आप गलत नहीं कीजिएगा तो सही कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ दोनों पे दोनों गलत है, देख सकते हैं यहाँ ए और आर दोनों का दोनों गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में क्या कह रहा है आखिर में, इस प्रश्न में कह रहा है कि संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक। जी हाँ, तब देख सकते हैं कि प्रक्रिया के संबंध के लिए किस तरह देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अब इंग्लिश आप देखिए कि इमोशन, है ना, इमोशन आपको देख सकते हैं कि दोनों का दोनों जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव और इमोशन जो है क्या है, इंटरट्विन विथ ईच अदर, माने एक दूसरे से गुथे हुए हैं, ये अलग नहीं है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, हर बार ये प्रश्न में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य। देखिए बच्चों का कार्य कब हो सकता है, मूर्त और अत्यधिक जटिल। देखिए मूर्त सही कहा, लेकिन ये अत्यधिक जटिल बता दिएगा, तो जटिल जैसा ही आ गया, अत्यधिक जटिल है, तो ये बच्चों नहीं सीख सकता है। उसमें क्या होगी, थोड़ा ना थोड़ा इसको इग्नोर कर देगा उस चीज़ों को। तो इस चीज़ देखिएगा कि अत्यधिक कठिन नहीं देना, उसका लेवल के अनुसार ही लेके चलना है। तो ये हो गया। अब देखिए कि उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होना चाहिए, उसका रियल लाइफ से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब रियल लाइफ से जुड़ा होता है तो देख सकते हैं कि कनेक्ट टू देयर रियल वर्ल्ड, है ना, रियल वर्ल्ड से जुड़ना है, तो उनकी वास्तविक दुनिया से होती है, क्योंकि उसका पहले से ही जानकारी रहता है। तो अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण ऐसा नहीं है, उसको चुनौती नहीं रहेगा थोड़ा मोड़ा तो कैसे आगे बढ़ेंगे। हल्के हल्के क ख ग रोज सीखेंगे तो कुछ थोड़ा ना होने वाला है, तो इसलिए ध्यान देंगे हम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एक चीज़ मान के चलिए कि इस प्रश्न को सही से आप कवर कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। भाषा अर्जन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। देखिए ये जन्म पूर्व अवस्था कभी भी नहीं हो सकता, तो जन्मी बच्चा पूर्व अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था क्या होता है, मतलब गर्भावस्था की बात करें तो इसमें कोई बात ही नहीं है। अब देखिए किशोरावस्था है ना, तो किशोरावस्था की बात है। किशोरावस्था में बॉडी का जो भाग होता है, या जो मान के चलिए प्रजनन की क्षमता होती है, वो डेवलप होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। और वयस्कावस्था नहीं हो सकती है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था मान के चलिए 2 से 7 वर्ष जिसको मुख्य रूप से माना जाता है, ये मान के चलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था यही हुआ। 2 से 6 वर्ष मान के चलिए कब से कब तक चलता है, मान के चलिए 2 से आपको 12 वर्ष तक देखने को मिलता है। तो 2 से जो 6 वर्ष होता है उम्र, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इसमें क्या होता है कि भाषा का विकास बहुत तेज़ गति से होता है, माने भाषा अर्जन का, लर्निंग एक्विजिशन की विकास तेज़ गति से होता है। अब अगला प्रश्न देखिएगा कि इसमें सामाजिकरण भी इतना इंपॉर्टेंट है, और एक ही तरह से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। क्या कहता है कि उसमें कारक चुनना है, कि फैक्टर माने फर्स्ट है कि सेकंड है ना। साथ में आपको बता दें कि इसको क्या क्या कहा जाता है, इसमें एजेंसीज भी कहा जाता है, कारक भी एजेंसीज भी इसको कहा जाता है। तो प्राइमरी कारक परिवार होता है, पड़ोस होता है, मित्र होता है, लेकिन प्रथम प्राइमरी कहा जाता है, आपको कहा जाता है प्रथम प्राइमरी कहा जाता है, सॉरी इसमें प्रश्न में देखेंगे, हाँ प्राइमरी परिवार को कहा जाता है। तो देखिए कि इसमें कह रहा है कि डैश और डैश बच्चों का सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। देखिए द्वितीय कारक है, परिवार जहाँ जहाँ है वो प्रथम कारक हो गया, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। अभिभावक प्रथम कारक है, इसलिए हम इग्नोर करेंगे, एजेंसीज है। अब देखिए कि जब परिवार को छोड़कर जो बच गया, स्कूल और धर्म हमारा द्वितीय फैक्टर है या एजेंसीज है। तो इस तरह से हमेशा यही प्रश्न बनता है, कौन किसका कारक है, प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, और इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है। अगला देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण की, देखिए संरक्षण की जो अवस्था थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। और देखिए संवैधिक पेशीय अवस्था में एक तरह से वस्तु परमानेंस आ जाती है, और इसमें आँख का नाक से ही बच्चों काम करता है, सेंसरी मोटर। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो अपलटावी का गुण होता है, साथ में संरक्षण का गुण नहीं होता है। तो इस तरह से जो विहीन भावना माने कमी रहता है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तो इसका राइट आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। संरक्षण का गुण किस में आता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। जो उम्र आप जानते ही होंगे, जैसे कि उम्र का बता दे कब आता है, तो ये उम्र आता है
0 से 2 वर्ष, और ये 2 से 7 वर्ष, और 7 से 11 वर्ष, और यहाँ जो आता है 11 वर्ष से ऊपर। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो जब भी अगर मान के चलिए उम्र भी दिया रहेगा तो आपको उम्र मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की उम्र में आता है। इस प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक जैसा ही नहीं करना है तो उसको क्या ऐसी समस्या देना जो अमूर्तता की। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ है उसमें हमको नहीं देना है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ पे थिंकिंग नहीं कर सकता, जिसको देख सकता है, छू सकता है, उसी के कारण करना है। क्योंकि ये उस समय 7 से 11 वर्ष का उम्र होता है, और ये कंक्रीट जो चीज़ होती है उसी पे वो थिंकिंग कर सकता है। तो वर्गीकरण के मौके दिया जाना चाहिए, क्लासिफिकेशन जरूरी है। क्रमिक सीरियलाइजेशन किया जा सकता है, मूर्त संसाधन का उपयोग किया जा सकता है, इस पर ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। देखिए, बच्चा ये लेव वाइगोस्की के अनुसार है। लेव वाइगोस्की जब भी आ जाए तो स्वयं से जब भी बात करता है तो उसको क्या होता है कि एक उनके नियमित सोच हमें दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, उस काम के प्रति क्या करना चाहिए, उसका क्या गलत है सही है, तो उसका डायरेक्शन दे रहा है। और लेव वाइगोस्की के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आत्मकेंद्रीयता जो है जीन पियाजे के अनुसार है, और इसको किसी तरह का वैल्यू नहीं दिया। जो बच्चा खुद से बात करता है, जीन पियाजे वैल्यू उसका महत्व नहीं दिया, बल्कि ये महत्व लेव वाइगोस्की दिया है कि उनको सोच का नियमित करता है, डायरेक्शन देता है। जैसे कि देख सकते हैं कि हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, उसकी थिंकिंग विचार को क्या कहता है, रेगुलेट रास्ता दिखाता है। बाकी का बाकी इसका गलत है। चलिए 4 इसका राइट आंसर निकल के आया। लेव वाइगोस्की से हमेशा 2 प्रश्न पूछा जाता है, इसका भी सीरीज हम बनाने वाले हैं, और सिर्फ इसी का प्रश्न डालेंगे। लगभग 56 प्रश्न होंगे, इसमें आप कवर हो जाएंगे। इसका जितने भी प्रश्न आते हैं किस तरह से आता है आप समझ लीजिएगा। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक की बात है तो ये भी लेव वाइगोस्की जी से ही जुड़ा हुआ है, तो इसका टैग वर्ड मान के चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अब लॉरेंस कोहलबर्ग है, ये तीनों का तीनों इतना इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है कि सीडीपी में हमेशा आता है, इसे 4 या 6 प्रश्न बन ही जाता है। तो इस तरह से इस तीनों मनोवैज्ञानिक के जितने भी तर्क है, जो भी सिद्धांत है या बातें कही गई है, उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, क्या सही है क्या गलत की बात है तो पहले छांटने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए, आपको ध्यान दें कि आज्ञा पालन एवं दंड, ये आपको उम्र बच्चों में कब आता है, ये 3 से 10 वर्ष के बीच में देखने को मिलता है। तो इसमें बच्चों का जो नियम होता है वो गलत सही देखता है, जो कहता है बड़े वही करता है, तो डरता रहता है उसमें, डर की बात। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, देखिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बात नहीं है। तो इसमें जब अधिकारता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था में कानून और नियम में जो होता है, जैसे कानून बन चुका है उसी के अनुसार करता है, तो बच्चा क्या होता है, केवल समाज के द्वारा तय किए उसमें न सुधार करता है, न सोचता है क्या सही है क्या गलत है। बस वो नियम कानून बन गया है, जैसे 9 बजे पढ़ने आना, तो नियम है तो 9 बजे जाएगा, उसके लिए कोई गलत या सही का मतलब नहीं है, 9 बजे उसको जाना है। या कुछ रेड लाइट है या कुछ भी कर रहा है तो उसने बताया कानून, तो उस कानून को उल्लंघन नहीं करना है, कानून फिक्स है, अगर करते हैं तो उसका आपको भुगतना पड़ेगा, आपको दंड दिया जा सकता है। और ये सार्वभौमिक नैतिक विकास आपको लास्ट में आता है, और मान के चलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है लास्ट वाला, ये आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, इस तरह का हम इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जस्ट जल्द कवर करना है, आपको प्रीवियस पेपर को कवर करना है, इसलिए हम फास्ट चलते हैं। आप समझना चाहते हैं तो किसी टॉपिक के खास पर आप समझ के प्रीवियस पेपर पे आएंगे, जिससे कि आपको कवर होता चलेगा। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर इतना इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आया है, और इसका जो इसमें क्या प्रश्न कर रहा है 100 प्रश्न देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते, हर बार एक प्रश्न बन रहा है। कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करते हैं। देखिए, तार्किक किसी एक साइंटिस्ट में होता है ना, साइंटिस्ट में गुण पाया जाता है, समस्या को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, देख सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विवेचना की क्षमता जो होती है वो तार्किक गणितीय होता है। देख सकते हैं कैपेसिटी टू एनालिसिस प्रॉब्लम बाय रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इश्यूज साइंटिफिकली, है ना। तो इसका राइट आंसर 4 है। अगला प्रश्न देखिए कि एक कक्षा में प्रगतिशील, देख सकते हैं हम एक कक्षा में प्रगतिशील में अधिगम किस तरह का होता है, जैसे अंतःक्रिया और संवाद पे होता है। अंतःक्रिया और एक तरफा नहीं होता है, निष्क्रिय नहीं रहना, जब भी बच्चों को सक्रिय रखना है, केवल अधिगम करता कि देखिए शिक्षकों की जिम्मेदारी होता है, तो ये भी गलत है, इसका राइट आंसर 1 हो गया। ये भी देखिए आपको CDP में ही देखने को 2 मिल गया है, कथन और तर्क पे। देख सकते हैं क्या करा, गणित के शिक्षक को लड़कियों से कक्षा बहुत कम। देखिए,
अपेक्षा लड़कियों से क्यों करना चाहिए? लड़का हो या लड़की, सभी को सब गणित सीख सकता है। ऐसा बॉडी में कोई भी ऐसा निर्माण चीज़ नहीं हुआ है या कुछ भी हार्मोन्स नहीं हुआ है कि सिर्फ लड़की ही गणित सीख सकता है। तो इस तरह से हमको पक्षपात नहीं करना है। तो यहाँ अपेक्षा गलत है। क्या है? गलत है। कम अपेक्षा नहीं, वो भी फास्ट होता है। आज के जो बच्चे बन रहे हैं देख सकते हैं कि टॉपर लड़की निकल रही है, या मैट्रिक हो या कुछ भी तो निकल रहा है। लड़कियों में गणित को समझने की अनुवांशिक क्षमता यही तो कर है। अनुवांशिक क्षमता, हेरिडिटी उसमें क्षमता, ऐसा नहीं है कि गणित नहीं सीख सकता, वो सीख सकता है। तो इसलिए ये नहीं की बात है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ भी ए और आर दोनों गलत है ना, देख सकते हैं। अब अगला है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे बल देती है? तो ये बहुभाषीयता पे बल देती है। एक भाषा की कोई भी बात नहीं किया जाता है पूरे देश में। अंग्रेजी ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश में कोई भी एक भाषा को नहीं करना है। जब भी करना है तो मल्टी लिंग्विज्म कर चलना है, मल्टी लैंग्वेज की यूज करना है, तो जिससे कि बच्चों एक दूसरे की अपना संस्कृति और व्यवहार, अपना भाषा को वो सम्मान दे सके और एक दूसरे में अच्छा महसूस कर सके। और मूल्यांकन से भी हमेशा प्रश्न बनता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य इसी में लेके चलिए कि मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगमकर्ता को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीका खोजना। मान के चलिए मूल्यांकन ये होता है कि बच्चों क्या सीखा है, क्यों से, माने इतना ही क्यों सीखा है, उसका क्या प्रॉब्लम है, तो उसका सीखने की जो भी तरीका है और उसको हम मदद कर सके वो खोज करना है कि आखिर बच्चा इतना ही क्यों सीखा है, किस तरह से सीखेगा। तो इस सारी की जानकारी जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अधिगमकर्ता के सीखने की प्रक्रिया, अब देखिए, ये असफलता की डर पैदा करना, ऐसा कुछ नहीं है। बुरे प्रदर्शन के लिए शर्मिंदा की क्या बात है? शर्मिंदा को तो करना नहीं। अधिगमकर्ता एक दूसरे के तुलना, देखिए तुलना कभी भी नहीं करना है, सेग्रीगेशन नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कभी भी तुलना नहीं किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा? देखिए, सौरमंडल प्रणाली का रेख बनाओ, ये कुछ क्रिटिकल थिंकिंग के बात नहीं है, तो ये गलत है। अब गुना करना कोई क्रिटिकल थिंकिंग कोई भी बच्चा कर लेगा। शिक्षा का अधिकार में किस वर्ष, अब किस वर्ष है? तो मान के चलिए 2009, कोई भी कभी भी हो तो वो आसानी से बोल सकता है। इसमें थिंकिंग कहाँ किया, विचार किया कि गलत क्या, सही क्या, उसका क्या असर होगा, उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो शहरीकरण, वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों के लोगों को अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करे। जैसा ये विश्लेषण करेगा तो इसको टाइम लगेगा, है ना, सोचेगा बेचारे आखिर में क्या उसमें लिखना है, क्या समझना है, विश्लेषण क्या हम करेंगे। तो शहरी और वैश्वीकरण में देखेंगे, है ना। तो इस चीज़ को जब हम देखेंगे तो उसमें क्या किया, हम समालोचनात्मक सोच रखेंगे, है ना। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि हमेशा ध्यान देना है कि इससे समालोचनात्मक माने कि चलिए क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा। तो राइट आंसर 4 है। चलिए अगला देखेंगे कि अधिगमकर्ता, है ना, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, पूर्व अनुभव की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसको हमको पूर्व अनुभव को जोड़ के लेके चलना है स्टूडेंटों का। तो अब देखिएगा, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचयन, देखिए उसका जो पूर्व अनुभव है उसको हमको लेके चलना है, उसको हम यूज करना है। संचयन का मतलब है जब हम पढ़ाएंगे, शिक्षा व्यवस्था चलाएंगे तो उसका पूर्व अनुभव को जोड़ के लेके चलना है ना। अब देखिए कि यहाँ की एक समान तरीके के कभी भी हम नहीं अपनाएंगे, जब भी अपनाएंगे तो फ्लेक्सिबल बनाएंगे, किसके लिए क्या अनुकूल है उसको हमको लेके चलना पड़ेगा। अब देख सकते हैं सही है, मानकीकृत नहीं, फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब देख सकते हैं कि ये प्रश्न आ चुका है कि एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी ज्ञान सामग्री की, देखिए ज्ञान निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं, वो सक्रिय रूप से सीखते हैं। विद्यार्थी समतापूर्वक तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, ये मानते हैं इक्विटी रूप से बढ़ते और सीखते हैं। इसलिए हमको इग्नोर नहीं करना है। कोई भी मान के चलिए किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम है या कोई गिफ्टेड बच्चे है तो उसको हमको जनरल बच्चों के साथ पढ़ाना है। अगला देखेंगे प्रश्न, कह रहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा संबंध में शिक्षा का अधिकार 2009 खंड 12 में, देखिए खंड 12 में ये कह रहा है कि निजी विद्यालय में आरक्षण देना है। क्या है? निजी विद्यालय में 25% आरक्षण देना है। तो इसका राइट आंसर आपको 2 मिल रहा है। अब देखिए कि ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता गणितीय मान के चलिए डिस्कैलकुलिया है जो गणितीय अक्षमता को साबित करता है। डिस्ग्राफिया है, लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया है, मान के चलिए पढ़ने से संबंधित है। और डिस्प्रेक्सिया है, ये बॉडी का एस्थेटिक से है, जिसमें बच्चे किसी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर 1 ही है। अब देखिए कि यहाँ प्रश्न देखेंगे कि विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता है? देखिए, विभिन्न शिक्षण आवश्यकता वाले, मान के चलिए कुछ उसका स्तर, लेवल, सोचने की क्षमता सबका अलग अलग होता है, सीखने का स्तर अलग अलग होता है। तो बैठने की निश्चित व्यवस्था नहीं होना चाहिए कि तेज बच्चा आगे बैठेगा और बहुत बच्चा पीछे बैठेगा। तो इस तरह से कुछ नहीं करना है, हमको कोलैबोरेट करना है और साथ में उसको क्या करना है कि एक तरह से पीयर ग्रुप्स कराना है। पीयर लर्निंग जो पढ़ाई होता है वो हमको कराना है, जिसमें सहयोग हो
लचीला पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल सिलेबस का यूज करना है या करिकुलम का यूज करना है। मानकीकृत नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो उन्हें चुनौतीपूर्ण उच्च क्रम के कार्य दिए जाने चाहिए। कि गिफ्टेड बच्चे हैं, उसका IQ लेवल बहुत अच्छे है, वो कुछ भी चीज़ को, किसी भी बातों को तुरंत समझ लेता है, उस पर थिंकिंग कर सकता है, सोल्यूशन निकाल सकता है। तो उसको उस लेवल से हमको ऊँचे देना है। क्या देना है? उच्च स्तर का उसको काम देना है। उसे सरल, देखिए सरल की बात ही नहीं है। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त क्यों समय दे, क्योंकि वो समझ ही लेता है। गिफ्टेड बच्चे तो वो जानकारी को समझ ही रहा है, तो उसमें अतिरिक्त देने की कौन बात है। उनमें सफलता की कम उम्मीद रखे। अब ये तो सफलता, क्योंकि ये गिफ्टेड बच्चे तो इसको सफलता की उम्मीद ज़्यादा रखा जाना चाहिए। तो जब भी दीजिए तो असाइन देम चैलेंजिंग एंड हायर ऑर्डर टास्क दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न किस तरह के प्रश्न कर रहा है देखेंगे कि विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। आप देखेंगे कि सुसाध्य करना है, क्या करना है कि फैसिलिटेटिंग करना है एक तरह से, मान के चलिए। तो स्ट्रेटजी बनाना है, प्लानिंग करना है, तो क्या आपको करना है सो देखेंगे। तो कह रहा है कि संकल्पना मानचित्र, देखिए निष्क्रिय नकल से बचना है। संकल्पना मानचित्र को हमको ध्यान देना है, माइंड मैपिंग का। खोजी अधिगम का उपयोग करना है, सहज अनुमान लगाने की बात जुड़िए। किसी प्रश्न को या किसी बातों को सहज अनुमान लगाता है, कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो उसको हमको बढ़ावा देना है। तो इसे इसमें क्या क्या है कि रणनीति से बचना चाहिए, मतलब नेगेटिव पूछा है, तो आपको निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे और लगभग लास्ट प्रश्न पे आ गए, 29वां प्रश्न पे आ चुके हैं। देखेंगे क्या प्रश्न कर रहा है आखिर में। तो इस प्रश्न में देखिएगा क्या कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। देखिए गैर संदर्भीकरण नहीं करना है, उसको जो ज़रूरत है, जो आवश्यक है, उचित है, उसको हमको लेके चलना है। अब देखिएगा कि विस्तारण करना, जब भी करना है तो हमको क्या करना है, विस्तारण करना है। विस्तारण को बहुत यूज किया जाता है। विस्तारण का मतलब एलोब्रेशन करना है। आपको इंग्लिश में देखेंगे कि एलोब्रेशन जो लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अर्थपूर्ण के लिए एलोब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा रेट मेमोराइजिंग तो होगा नहीं, आप देख सकते हैं, रट कर याद करना। और उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध है कि पुनर्बलन देना, पुरस्कार देना, मारना, डांटना, तो इस तरह से हमको नहीं करना है। तो इस तरह से विस्तारण के एलबोरेट करते रहना। इसका राइट आंसर सेकेंड हो गया। चलिए आज का लास्ट आंसर, जैसे कि देख सकते हैं कि आपको नीचे देखने को मिला है। प्रश्न क्या है, 30 है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में क्या कह रहा है इसे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही गलत की बात है। विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है ना। जी हाँ, ये क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित भी होता है, क्योंकि एक समय बच्चा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उम्र के सापेक्ष बढ़ता है। एक हम युवा नहीं बना सकते, क्या कि वृद्ध नहीं बना सकते। क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हैं। तो पहले हम बैठना उठना, धीरे धीरे दौड़ना जानते हैं, फिर फाइन मोटर आता है, धीरे धीरे में ही काम करते हैं। देख सकते हैं कि शुरू में किस तरह से कॉपी पेज पे बच्चा घिंचता है ना, स्क्रिबलिंग करता है। उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से अच्छा राइटिंग बना लेता है। तो धीरे धीरे एक डेवलप विकास होता है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है। जी हाँ, ये राइट आंसर है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, कोई ज़्यादा सीखता है तो कोई तेज़ गति सीखता है, कोई कम। आप देख सकते हैं कि एक ही कक्षा में अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, बल्कि उसका उम्र भी एक समान होता है, वर्ग एक समान होता है, माहौल भी एक समान होता है, भाई भाई में डिफरेंट होता है। तो इससे क्या है कि रेट गति है जो डिफरेंट होगा। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता है, जब भी होता है तो हेरिडेटी एंड एनवायरनमेंट से होता है। या नर्चर को एनवायरनमेंट कहा जाता है, यानी उसका परिवेश कहा जाता है। तो हेरिडिटी और नर्चर दोनों का इंपॉर्टेंट होता है, माने को रिलेटेड होता है। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का जो 10 जनवरी 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, इसको हम कवर कर लिए हैं। चलिए आपको हम एक बार दिखा देते हैं, जिससे कि आपको स्पष्ट होता चले, आप अपना से कवर करते चलेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, स्क्रॉल करके आप पॉज कर सकते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा हम, आप इंग्लिश हिंदी मीडियम को तो बाद में भी देख सकते हैं, इसलिए हम स्क्रॉल करते रहे। आप इसका पॉज करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो बनाए तो ज़रूर हमें कमेंट में कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले। देखिए का नाम है कि सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जा सकता। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप उस टॉपिक को पढ़ना होगा, तब जाके प्रीवियस पेपर कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको प्रश्नों दिखाने के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही बनाया जाता है। ये नहीं कि हर चीज़ को यहाँ समझाया जा सकता है। अगर समझाने के लिए बात आएगी तो आपको 1 घंटा का वक्त लग जाएगा और इस वीडियो को आप नहीं देखना पसंद करेंगे। तो छोटी वीडियो होगी, जिससे कि आप आए खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए। कुछ हद तक हम भी कवर करने की बात की। ये फाइनली आंसर की है, ये पूरे का पूरे राइट है, इसमें किसी तरह का गलत नहीं है। जब ये फाइनली आंसर की पे आधारित है और 10 जनवरी 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था और काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरह से देखेंगे, लचीला पाठ्यक्रम को तो हमेशा यूज करना चाहिए। तो यहाँ तक समाप्त हो चुका है। तो वीडियो को ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए।
और शेयर भी कीजिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।